नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 3 बजे 3 खबर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। कोरोना से अब कौन बचाएगा? क्या खुदा धरती पर आएगा? क्योंकि शायद सरकार उतना कर रही है जितना वो कर सकती है, या फिर यूं कह सकते हैं कि जब हमें तैयारी करनी थी, जब सरकारों को तैयारी करनी थी और इस खतरे का एहसास था, लेकिन हमने शायद इस खतरे को देख करके भी अनदेखा किया है और सरकारों ने तैयारियां नहीं की, लोगों ने सावधानी नहीं बरती। इसी का परिणाम है कि अकेले देश की राजधानी दिल्ली का ही नहीं बल्कि देश का बुरा हाल है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों के इलाज के लिए जरूरी ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी के चलते 25 मरीजों की मौत हुई है। कल गंगाराम अस्पताल में भी 25 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि बाद में यह कहा गया कि सभी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, लेकिन अभी भी बत्रा और सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की बेहद किल्लत है। दिल्ली के कई अस्पताल ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट चले गए और दिल्ली हाईकोर्ट में जयपुर गोल्डन अस्पताल की तरफ से यह जानकारी दी गई कि शुक्रवार को ऑक्सीजन की कमी की वजह से 25 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली के एक और अस्पताल सरोज अस्पताल में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। अस्पताल की ओर से यह कहा गया है कि हम ऑक्सीजन की कमी की वजह से नई भर्तियां नहीं कर रहे हैं और हम मरीजों को डिस्चार्ज कर रहे हैं। जयपुर गोल्डन अस्पताल में मरीजों की मौत पर ट्वीट करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने ये कहा है कि बेड नहीं है, ऑक्सीजन, दवाइयों और टेस्टिंग की कमी है। इस सब के लिए बीजेपी को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। दूसरी लहर के लिए वास्तव में तैयारी करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। ऑक्सीजन की कमी के बारे में बत्रा अस्पताल के एमडी ने भी ये कहा है कि 300 से ज्यादा जिंदगियां हैं, जिसमें 48 आईसीयू में हैं और उनकी जिंदगी पर सवाल खड़ा हो गया है। दिल्ली के ही जयपुर गोल्डन अस्पताल में 215 मरीज भर्ती हैं। धर्मवीर सोलंकी अस्पताल में भी ऑक्सीजन की किल्लत का मामला सामने आया है। जगह जगह अस्पताल बदल जाएंगे, जगह बदल जाएगी, लेकिन तस्वीर एक ही नजर आएगी, ऑक्सीजन की कमी। हर जगह पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। कई जगहों पर छिपाने की कोशिश की जा रही है। ऑक्सीजन की कमी ना बताकर के ये कहा जा रहा है, ये कहने की कोशिश की जा रही है कि गंभीर बीमारियों से भी वो लोग संक्रमित थे, वो लोग पीड़ित थे, इस वजह से उनकी मौत हो रही है। लेकिन इस तरीके की बातें करने से शायद हकीकत बदल नहीं जाएगी। ऑक्सीजन की भारी कमी है और दिल्ली में अपना कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन भेजे जाने की मांग बार बार दिल्ली सरकार की तरफ से भी की जा रही है, अस्पतालों की तरफ से भी की जा रही है और अब मामला हाईकोर्ट में भी पहुंच गया। रात को 10 बजे मिलके भी गए हैं। जो इन्होंने इंजेक्शन बोला, प्लाज्मा बोला, सब दिया, सब ठीक चल रहा था। सुबह मैसेज आ जाता है जी आपके वो तो उनका हार्ट काम नहीं कर रहा जी। हम आए, हमने कहा देखा, चलो अभी हार्ट काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। लेकिन जब हमें पता चला कि डॉक्टरों से कि यहाँ हुआ क्या है, 23 पेशेंट मोर्चरी में मरे पड़े हैं और जो यहाँ हमारी मिसेज पड़ी है वहाँ पे देखा कि 6-7 और पड़े हुए हैं। हमने पूछा, फिर उन्होंने माना कि 11:10 से 12 बजे तक हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, तो हम सिलेंडर से दे रहे थे, पंप कर रहे थे। एनआईवी पे पेशेंट है, वो कैसे करेगा? 6 लाख रुपया मैंने लगा दिया। मैं 2 लाख और लगा देता, अगर 2 सिलेंडर देते तो मैं अपने घर से ला देता 2 सिलेंडर। 6 लाख रुपया लगा दिया। इनको शर्म नहीं आती? बिना ऑक्सीजन के आदमी कैसे मरता है? मछली को लगाओ ना पानी के बाहर, कैसे तड़प के मरती है। ऐसे यहाँ पे 20 पेशेंट मरे हैं जो देखा नहीं जा सकता, सोचा नहीं जा सकता। मछली को निकाल दो पानी से, तड़प के मरेगी। ऐसे ये जयपुर गोल्डन वालों ने पेशेंट मार दिए बिना। तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन नॉट डॉक्टर। अरे जो ऑक्सीजन को रखता है, स्टोर करके रखता है, स्टोरेज कैपेसिटी बताता है, यूटिलाइजेशन बताता है, पर डे कितना चलेगा वो भी जिम्मेवार है। और उसके मालिक ने या उसके सीनियर ने या एमडी ने, डायरेक्टर ने नहीं देखा, वो जिम्मेवार है उससे ज्यादा। क्योंकि रिस्पॉन्सिबल कौन है? जिसकी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, जो चला रहा है। जब इनाम सेनापति को मिलता है तो सजा भी सेनापति को ही मिलनी चाहिए। इस तरीके के हॉस्पिटल, ये मोर्चरी कहिए सर, पैसे बनाने का साधन कहिए इनको। ये पैसे बनाने का साधन, पहले फीस जमा, बाद में इलाज, आदमी मर रहे हैं। तो फिर मैंने उसे दिखाया कि ये आपकी खुद की न्यूज़ आई है सोशल मीडिया पे कि आपके पास ऑक्सीजन नहीं थी, सिलेंडर पे आप 30 मिनट सपोर्ट कर रहे। वो डॉक्टर भला मान गया, कहता कि हाँ 11:10 सवा 11 बजे के करीब ऑक्सीजन हमारी ड्रॉप हुई थी, हमारी ख़त्म हो गई थी, लेकिन हमने आईसीयू के पेशेंट को सिलेंडर से सपोर्ट किया है। अब कोई ने पूछे
एक हाई फ्लो ऑक्सीजन के साथ, एनआईवी सपोर्ट के साथ पेशेंट वो कहाँ से एक ऑक्सीजन सिलेंडर से सर्वाइव करेगा। कहते कि हाँ आधे एक घंटे में आ गई थी, लेकिन फिर पता चला कि सिलेंडर तो रात को 1 बजे आया है इनका, जो गैस ट्रक आया है। मतलब कि 2 घंटे तक पेशेंट जो है बिना ऑक्सीजन के तड़फ रहे थे। और सर बिलीव मी, बाईपैप लगे हुए जितने पेशेंट थे एनआईवी सपोर्ट वाले सारे खत्म हो गए। 20 पेशेंट तड़फ तड़फ के मरे हैं, ये आप सोच नहीं सकते सर। ये एक अवेयरनेस का मुद्दा है कि हम कैसे बताएं कि सिचुएशन क्रिटिकल है। 9 बजे मैं उनको कस्टर्ड खिला के गई हूँ, उनकी 90-91 सैचुरेशन चल रही थी, वो ठीक थे। और 1:30 बजे फ़ोन आता कि उनका हार्ट सिंक कर रहा है। उनको हार्ट की कोई बीमारी नहीं थी, ना उनको बीपी था ना शुगर था। उनका एक्सरे भी बहुत क्लियर आया था इस बार। ये सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से मेरा पति मारा इन्होंने। हमें कहते हार्ट सिंक हो गया। 22-23 बंदे ऐसे थोड़ी मर जाएंगे इकट्ठे। नहीं बताई हमें, ये कहा उनका हार्ट सिंक कर रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची बताया डेथ हो चुकी है। ये बात आपको कब पता चली कि असल वजह ऑक्सीजन की कमी थी? यही शोर मचा हुआ था, बीच में लोगों को पता चल गया था। अरे इतना बंदा इकट्ठा थोड़ी मर जाता है एक दिन में, अगर ऐसी बात ना हो। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि जिस तरीके से जो मरीज थे, उनके जो परिजन जो रो रो करके बता रहे हैं, उसको देख करके रोना आता है। और सिर्फ दुआएं की जा सकती हैं भगवान से कि लोगों को, ऐसे लोगों को जो ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, कम से कम उनको बचाया जा सके किसी भी तरीके से। लेकिन सरकार की तरफ से मांग की जा रही है बार बार, दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन शायद ऑक्सीजन उतनी मात्रा में अस्पतालों को मिल नहीं पा रही है। और इसीलिए मरीज ये कह रहे हैं रो रो करके, मारा जा रहा है कि मरीजों को। बात करें कोरोना की महामारी बिल्कुल अलग है। और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की परेशानी जो पते हैं वो भी कहीं ना कहीं सरकार के पीछे सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है। क्योंकि सरकार के समय रहते हुए सरकार ने इतने इंतजाम नहीं किए, और उसके बाद कहीं ना कहीं बिल्कुल अस्पतालों के अंदर बिल्कुल डरावनी हो चुकी है। सरकारी अस्पताल चाहे कि अगर बड़े अस्पतालों से रहे तो ऑक्सीजन अस्पतालों की क्या बात कहेंगे हम, क्योंकि जो मरीज है वो बिल्कुल परेशान है। और लगातार मरीज वो रोज बताते हैं बात करें रोना आता है। और सरकार को कहीं ना कहीं बुरा भला भी कहते हैं। और कहीं ना कहीं बार तो मीडिया कर्मियों को सुनने का मिलता है कि इस तरीके से परेशानी बनी हुई है लोगों की, तो साफ जाहिर है स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है। मगर दिल्ली सरकार निरंतर बार बार केंद्र सरकार से अपील कर रही है कि उनको ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाए और पूरी मात्रा दी जाए। 7,000 मीट्रिक टन की बात की गई, सरकार ने उसके अंदर की अभी भी कटौती की हुई है। और लगातार अस्पतालों के अंदर जो ऑक्सीजन फेंकी जा रही है उसमें भी कमी है। पूरी तरफ से 500 मिलियन बोला जा रहा है, तो 400 दिया जा रहा है, 300 दिया जा रहा है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कटौती जरूर की जाएगी। कहीं ना कहीं तो चाहिए तो क्या ऑक्सीजन की मात्रा अस्पतालों के अंदर बच्चे जो बचाने की क्षमता वो भी बढ़ाई जाएगी। और कहीं ना कहीं और जो की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। वैक्सीन की बात करें, दवाई की बात करें, बाहर आप अस्पतालों के बाहर चले जाइए, दुकानों को लगातार लोगों की भीड़ लगी हुई है। और लगातार लोग दवाई खरीद कर आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अस्पतालों के हालात है वो कहीं मगर अभी भी केंद्र सरकार राज्य सरकार से अपील कर रही है। राज्य सरकार वो पूरी करती नहीं। और केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार को कह रही है कि आप लोग कीजिए, मगर राज्य सरकार ने क्या है तो केंद्र सरकार की तरफ घुमा देते हैं। मगर कहीं ना कहीं एक दूसरे की छीटाकटी से कहीं ना कहीं जो मरीज है वो परेशान है। और खासतौर पर उनके परिजन, क्योंकि वो बाहर खड़े हुए हैं और बाहर ना तो उनकी बात है और सिर्फ यही बुराई करते नजर आते हैं कि उनका जो मरीज है तो किसी तरीके से ठीक हो जाए बाहर। जी, लेकिन ये पूरा मामला जो है वो हाई कोर्ट में भी पहुंचा है और कई अस्पतालों की तरफ से हाई कोर्ट का रुख किया गया कि ऑक्सीजन की मुहैया ऑक्सीजन करवाई जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर कोर्ट की बात की जाए तो वकीलों में नोकझोंक वहां पर सामने आती है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ चल रहा है, क्या ऑक्सीजन जल्द से जल्द मुहैया हो पाएगी दिल्ली के अस्पतालों को? देखिए बिल्कुल हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट ने मेरा संज्ञान लिया। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो खींचातानी है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं फटकार भी लगाई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है अस्पतालों के अंदर, जब बड़े अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की कमी है तो छोटे अस्पतालों में क्या
सरकार और राज्य सरकारें मिलकर काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। मगर कोरोना की वजह से महामारी कहीं ना कहीं एक तरफ हो चुकी है और दूसरी जो ऑक्सीजन की कमी से लोग बढ़ रहे हैं वो दूसरी तरफ हो चुकी है। कहीं ना कहीं उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से राज्य सरकारें केंद्र सरकार की तरफ गुहार लगा रही है, केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को आपूर्ति करती नजर आ रही है। मगर अभी अस्पतालों की हालत बात करें तो अस्पतालों के अंदर अभी भी पर्याप्त मात्रा के अंदर ऑक्सीजन जरूर दी जा रही है, मगर वो ऑक्सीजन कमी पड़ती नजर आ रही है। कुछ ही घंटों के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो, तो जितनी ऑक्सीजन केंद्र सरकार के पास आती है वो कुछ ही दिनों के अंदर या फिर कई घंटों के अंदर खत्म हो जाती है। पर कहीं ना कहीं हालात बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। उन हालातों को संभालने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार, क्या वो किसी भी स्टेट की सरकार हो, वो केंद्र सरकार के साथ सहयोग करे और मिलकर काम करे, तभी जनता के लिए तो रास्ता निकल सकता है। मगर अभी जिस तरीके से दिल्ली के हालात है, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में थोड़ी भी तालमेल नहीं रहा, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल राजीव, क्योंकि जिस तरीके से जो हालात सामने आ रहे हैं, क्योंकि सर गंगाराम अस्पताल की अगर बात की जाए तो कल वहां पर भी 24 से 25 लोगों की मौत इसी वजह से हो गई, और आज ये खबर सामने आई है जिस तरीके से जयपुर गोल्डन अस्पताल में ये मौतें हुई हैं, और इसके अलावा भी कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर इसी तरीके से बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो आईसीयू में हैं और जो उन तक ऑक्सीजन आगे मिल पाएगी या नहीं, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आपने बात करें सर गंगाराम अस्पताल की, तो सर गंगाराम अस्पताल के अंदर कल 25 लोगों ने दम तोड़ा था, वो भी नाम लेने की वजह से। मगर बात करें दिल्ली जयपुर तो कहीं ना कहीं उसके अंदर लगभग 8-20 लोगों ने दम तोड़ा, यानी कि 2 दिनों के अंदर 45 लोगों ने सिर्फ इसी वजह से तोड़ा, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली। मगर जिस तरीके से लगातार अस्पताल की तरफ से बताया भी जा रहा है कि ऑक्सीजन मिल रही है और हमारे पास ऑक्सीजन है, मगर जो बीमारी बताई जा रही है मरे, मगर हालात सबको पता है, क्योंकि जिस तरीके से निरंतर परिजनों का भी कहना है, सरकारों को भी पता है और जनता को भी पता है कि ऑक्सीजन की कितनी भारी मात्रा में कमी पड़ रही है, और कहीं ना कहीं सरकारें फिर पूरी कर रही है कि ऑक्सीजन दे ही जाती है मगर वो पर्याप्त नहीं होती और उसकी वजह से जो खामियाजा होता है वो लोगों को भुगतना पड़ता है, और कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनको भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो मरीजों की हालत है वो तड़पती हुई है, और कहीं ना कहीं तड़पते हुए देखा जाता है किसी को, चाहे वो परिजन हो या फिर डॉक्टर हो। डॉक्टर जी कई बार दुआ करा रहे हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ी जाए और सरकारों के पास पर्याप्त ऑक्सीजन को उपलब्ध कराई जाए, मगर दूसरी तरीके से भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है सरकारों की तरफ से। कहीं ना कहीं पहले ही से ये कदम उठाने चाहिए थे, वो कदम कहीं ना कहीं देर से उठाए गए और जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। मगर देखना है कि ऑक्सीजन की पूरी मात्रा कब तक दी जाए, इस पर इसी रहेगा तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ेगी, मगर हालात अभी भी सामान्य नहीं हो रहे। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार दिल्ली के अस्पतालों में जो स्थिति देखने को मिल रही है वो काफी भयावह है, रूह कांप जाती है ये सुनकर कि ऑक्सीजन के बिना लोगों की तड़प तड़प करके मौत हो गई है। अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से हम आमतौर पर एक बात सुनते हैं कि मछली बिना पानी के तड़प तड़प करके मर जाती है, और जब उसको देखा जाता है तो देखने वाले की खुद की रूह कांप जाती है। और ऐसी ही स्थिति अब इंसानों के साथ दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में हो रही है, जहां पर लाखों का खर्च मरीज के परिजन कर रहे हैं, लाखों रुपए जमा करवा रहे हैं अपने लोगों को बचाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं। लाखों रुपए का खर्च करने के बाद भी पता चलता है कि उनके किसी अपने की तड़प तड़प करके मौत हो गई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। हालांकि कई लोगों को तो यह जानकारी भी नहीं दी जा रही है कि उनके मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो गई है। बाद में जब पता चलता है, जब पूछा जाता है, जब हंगामा होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये स्वीकार किया जाता है कि हाँ ऑक्सीजन की वजह से ही उनकी मौत हुई है। हालांकि इसके बाद भी अस्पताल प्रशासन की तरफ से बार बार यह कहा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं, मैनुअली ऑक्सीजन उसे दिया गया, लेकिन गंभीर बीमारी की वजह से ज्यादातर लोगों की मौत हुई है। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और चर्चा करेंगे इसी खबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को,
आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे दिल्ली में मचे हुए हाहाकार को लेकर कि विपिन शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार दिल्ली में चल क्या रहा है। विपिन जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी विपिन जी, क्योंकि जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही हैं कि लोगों की तड़प तड़प करके मौतें हो रही हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कहा जा सकता है? क्या हमारा जो राजनीतिक सिस्टम है, जो सरकारें हैं, जिनको अब तक ये समझ लेना चाहिए था, जो काम करना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हो पाया है और अभी भी अगर देखा जाए तो सिर्फ राजनीतिक लड़ाई जारी है और लोगों की जान जा रही है, वो भी तड़प तड़प करके। लेतेंद्र जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सर्वप्रथम एक बात बोलना चाहूंगा अपने विचार रखने से पहले कि ये समय जो है ये है कि हम लोग एक ऐसा वातावरण बनाएं आसपास अपने सकारात्मक, हम लोगों को अपनी सोच भी सकारात्मक रखनी पड़ेगी। ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है कि हम तीखे प्रहार करें। राजनीतिक दल है, अभी भी हम देख रहे हैं कि राजनीति करने से कोई नहीं बच रहा, कोई बाज नहीं आ रहा। यहाँ पर आपने अगर देश को कोरोना काल से उबारना है, वैश्विक महामारी का दौर है ये, देखिए। और सबसे दुखद जो बात है, चिंता का जो विषय है, ज्वलन मुद्दा जो बना हुआ है कि हिंदुस्तान सबसे ज्यादा इस समय ग्रस्त है इस कोरोना के दूसरा इसका जो प्रकोप हुआ है। आप इसको डबल वेरिएंट, इसको ट्रिपल वेरिएंट की बात कर रही है इस समय। तो यहाँ पर अगर हमने देश को उबारना है कोरोना काल से, और देखिए चुनौतियों का भरमार है, कोई कमी नहीं है चुनौतियों की। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि सोच सबसे पहले सकारात्मक रखनी पड़ेगी। दूसरा मुद्दा जो है कि जो ऑक्सीजन की किल्लत, पहले भी जब कोरोना की मार आई पिछले साल एकाएक हमारे सर पर, और कभी सपने में सोचा था नहीं कि धार्मिक स्थलों पर ताले लग जाएंगे, शिक्षा के मंदिर बंद हो जाएंगे, घरों में लॉकडाउन की स्थिति में रहना पड़ेगा। लेकिन हमने एक तपस्या करी, पूरी देशवासियों ने संकल्प लिया कि हम लोग इस कोरोना पे जीत पाएंगे। तो वही वाली बात है, हमने जीत पा भी ली थी। WHO ने भी तारीफ करी कि हमने, हिंदुस्तान ने सही समय पे लॉकडाउन की घोषणा करी। लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा कि जब टीकाकरण अभियान शुरू हुआ तो हमने हल्के में लेना शुरू करा। अब अभी भी देर नहीं हुई है, मैं ये बोलूंगा। देखिए जो मौतें हुई हैं उसके साथ हमारे पूरे देश की संवेदना है, हम लोग शोक प्रकट करते हैं और बहुत दुखद बात है। वो भरपाई कभी नहीं हो सकती। जो जाने वाला है वो चला गया, उनके परिजनों पे क्या बीत रही है ये हम लोग तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उन पे बीत रही है हर पल हर क्षण। लेकिन अब इस समय कम से कम जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत मची हुई है, देखिए ऑक्सीजन की कमी नहीं है, यहाँ पर समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो है लॉजिस्टिक्स की कमी है कि आपको जो ट्रांसपोर्टेशन है अपनी, उसकी व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स को उसको सही तरीके से उसको पटरी पे लेके आना पड़ेगा। जो ग्रीन कॉरिडोर बने हैं, ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो रेलवे की तरफ से शुरू हुआ है, उसके साथ साथ जो सिलेंडर्स की कमी हो रही है, वो कमी इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। तो यहाँ पर उस कमी पेशी को दूर करना पड़ेगा। और साथ में जो इंट्रा स्टेट आपस में जो तालमेल का अभाव है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों में आपस में अलग अलग राज्यों में, उस तालमेल को बनाना पड़ेगा अगर आपने देश को उभारना है। ये देश हम सबका है और ये चुनौती हम सबके सामने है। अगर हम देखें कि 1945 में जब दूसरे विश्व युद्ध में जब जापान के 2 शहरों में नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बम गिरा था, तो एटॉमिक बम, तो उस समय किस तरीके से उभरा, इतनी बड़ी त्रासदी हुई, उसके बाद भी जापान उभरा।
और फिर उनकी जो अर्थव्यवस्था पटरी पे आई। तो हमारे को ये मिसाल कायम करने का समय है कि यहाँ पर हम लोग सब संकल्प ले लें कि यहाँ पर राजनीति से दूर रहें। और 100 बातों की एक बात बोलना चाहूंगा, कुछ भ्रम दूर करने पड़ेंगे। आप जिन लोगों को अभी जो सांस लेने में दिक्कत नहीं है या अभी उनका बुखार भी ठीक हो गया है, देखिए हर बुखार भी कोरोना नहीं है, तो डॉक्टरों से आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, टेली कंसल्टेशन करके आप उसका। और इस समय जिनको जरूरत है उनको अस्पताल जाना चाहिए। बिल्कुल विपिन जी, बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझना होगा लोगों को कि जिस तरीके से अस्पतालों पर दबाव बन रहा है उसको भी समझना होगा, लेकिन जो अस्पतालों में लोग जो तड़प रहे हैं उनको भी बचाने के लिए सरकारों को कदम उठाने होंगे, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हो रही है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बढ़ती मुश्किलें अब और भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देशमुख के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी मामले में अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मुंबई में 10 से ज्यादा जगहों पर सीबीआई के छापेमारी भी हुई और मुंबई की पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर वसूली के ये आरोप लगाए थे। हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की गई थी, जिसके बाद 5 अप्रैल को हाईकोर्ट की तरफ से मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे और अब सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस पूरे मसले को लेकर के बीजेपी नेताओं ने अब अनिल देशमुख के साथ साथ ठाकरे सरकार पर भी निशाना साधा है। सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज किया हुआ एफआईआर और उनके घर के ऊपर की हुई छापेमारी के कारण महाराष्ट्र के इस एक्सटॉर्शन और ट्रांसफर स्कैंडल के पीछे सही सचिन वाजे कौन है ये ढूंढने में अभी सीबीआई को आसानी होगी। क्या सही सचिन वाजे मंत्रालय के 6ठे फ्लोर पे बैठता था या मलबार हिल पे रहता था, इस बात को अभी सीबीआई जांच करेगी और आने वाले दिन में महीने का 100 करोड़ का ये जो स्कैंडल महाराष्ट्र में एक डिपार्टमेंट के माध्यम से चल रहा था उसके सही गुनहगार जनता के सामने आएंगे और मुझे पूरा विश्वास है सीबीआई ऐसे सब लोगों को हिरासत में लेगी। सीबीआई इन एक्शन। सचिन वाजे वसूली गैंग 2000 करोड़ की वसूली का हिस्सा। अब तो अनिल देशमुख पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन मुझे विश्वास है अनिल पर अब भी कुछ दिन में उनकी भी यही स्थिति होगी। 2 और बड़े नेता लाभार्थी है, 2000 करोड़ कलेक्ट हुआ, कहां गया? सीबीआई एक्शन में आई है, ईडी ऑलरेडी जांच कर रही है, एनआईए है। आने वाले कुछ दिनों में इनकम टैक्स और सीनियर फ्रॉड ऑफिस उद्धव ठाकरे जी 2000 करोड़ वसूली का हिसाब देना पड़ेगा। जनता को जब मदद की जरूरत थी तो कोरोना के संकट का सामना करने के बजाय जिन्होंने वसूली को प्राधान्य दिया, ऐसे महाराष्ट्र के माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख पे आज सीबीआई ने एफआईआर तो ले ली है, रेड तो उनके ऊपर हुई है, लेकिन अनिल देशमुख जी ने जिनके नाम लिए उनके भागीदारों के ये पैसा जिनको उन्होंने बांटा है उनको भी तो सीबीआई का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह का माहौल महाराष्ट्र में इन्होंने कायदा और सुव्यवस्था की स्थिति को खराब करके बनाया है, इसके लिए महाविकास आघाड़ी के सभी नेता जिम्मेदार है। अनिल देशमुख तो नहीं बचेंगे और भी नेता नहीं बचेंगे। कोर्ट ने प्राथमिक इंक्वायरी के आदेश दिए थे। हमें जानकारी नहीं क्या कोर्ट के सामने प्राथमिक जानकारी बताई गई, क्या कोर्ट ने एफआईआर लॉन्च करने का निर्णय दिया है या आदेश दिया है, इसकी जानकारी। मुरारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सीबीआई की छापेमारी चल रही है अनिल देशमुख के घरों पर, क्या कुछ जानकारी निकल करके सामने आ रही है वहां से? बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि लगभग 7 से 8 स्थानों पर लगभग 2 से 2.5 तक संचार में सीबीआई ने हिरासत में लिया और इस तरीके से कई दस्तावेज और एक काले कलर बैग वहां से ऐसा दस्तावेज के हाथ लगे हैं
मुंबई के परिवार जिसके साथ उसके घर पर छापेमारी हुई है और मंत्री अनिल सिंह का जो दफ्तर था जहाँ पर आज मंत्री बैठ है वहाँ पर भी सीबीआई छापेमारी जो है अनिल और दो आरोप लेकर सीबीआई तमाम तथ्यों को संभाल रही थी। जी मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से पूर्व गृह मंत्री जो हैं अनिल देशमुख, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चलिए वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देश के नए चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस एनवी रमना ने शपथ ग्रहण की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुबह 11 बजे उन्हें शपथ दिलवाई और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत सुप्रीम कोर्ट के कई जज भी मौजूद रहे। जस्टिस रमना का कार्यकाल लगभग 16 महीने का रहने वाला है और जस्टिस रमना आज भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बता दें कि 27 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पोन्नावरम गांव में जन्मे जस्टिस रमना ने किशोर आयु में ही तटीय आंध्र और रायलसीमा के लोगों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे जय आंध्र आंदोलन में हिस्सा लिया था और वो कॉलेज के दिनों से छात्र राजनीति में भी जुड़े रहे और कुछ समय तक पत्रकारिता भी उन्होंने की। फरवरी 1983 में वकालत शुरू करने वाले रमना आंध्र प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल रहने के अलावा केंद्र सरकार के भी कई विभागों में वकील रह चुके हैं और साल 2000 में वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के स्थायी जज बने और 2014 में सुप्रीम कोर्ट में अपनी नियुक्ति से पहले वो दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर उनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहने वाला है और इस तरह वो 16 महीने तक इस अहम पद पर बने रहेंगे। पिछले कुछ सालों में जस्टिस रमना का सबसे चर्चित फैसला जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की बहाली का रहा। सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित मुकदमों की तेज सुनवाई के लिए हर राज्य में विशेष कोर्ट बनाने का आदेश देने वाली बेंच की अध्यक्षता भी उन्होंने की थी। चलिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।